स्टॉक्स टू रिचेस बुक पराग पारीख जी ने 2005 में लिखी थी और ये बुक इन्वेस्टिंग की साइकोलॉजी और बिहेवियर के बारे में बात करता है, जिसको हम लोग बिहेवियरल फाइनेंस भी कहते हैं। एंड पराग पारीख वॉज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ पराग पारीख फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज और उन्होंने इस पीएमएस की शुरुआत 1996 में की थी और फिर 2003 में उन्होंने इसको एक म्यूचुअल फंड हाउस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं हमारे टॉप 5 लेसन्स फ्रॉम दिस बुक की। पहला लेसन इस बुक का है अवॉइडिंग लॉस एवर्जन। और एज ह्यूमंस हमारी टेंडेंसी होती है हमेशा लॉसेस को अवॉइड करने की, या तो किसी गेम में या फिर अपने इन्वेस्टमेंट्स में। और लॉस एवर्जन बेसिकली एक बिहेवियरल बायस है जिसके अकॉर्डिंग जो इमोशंस हम लोग किसी चीज के प्रॉफिट पे या फिर गेन पे फील करते हैं, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस हम तब फील करते हैं जब हमें सेम अमाउंट का लॉस होता है या फिर नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्टॉक में 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और आपको इस पे 200 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो जितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपको इस खुशी के होंगे, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस आप तब फील करोगे अगर आपको इसी 1000 रुपए पे उस 200 रुपए का लॉस हुआ। तो इवन दो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट सेम है, बट आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करते हो अपने लॉस के टाइम पे। और इसीलिए एज ह्यूमंस हमारी टेंडेंसी होती है ऐसे लॉसेस को अवॉइड करने की। और यही बिहेवियर बहुत सारे इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में भी दिखाते हैं, जिनके कारण उनको बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो और आपको उस पर लॉस होता है, तो आप उसको सेल करने से हेसिटेट होते हो, क्योंकि आप वो लॉस का पेन फील नहीं करना चाहते। तो इवन दो शायद से वो स्टॉक आपके लिए लॉस मेकिंग है, बट फिर भी आप उसको सेल नहीं करते, क्योंकि आपको डर है कि आपको एक लॉस होगा और आप उस फीलिंग को अवॉइड करना चाहते हो। या फिर बहुत सारे इन्वेस्टर्स रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट ही नहीं करते आउट ऑफ द फेयर कि कहीं उन्हें लॉस ना हो जाए, और इसीलिए वो लोग ज्यादा सेफर एसेट्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, इवन दो शायद उनके लिए हायर रिस्क और हायर रिवॉर्ड वाले एसेट्स में इन्वेस्ट करना एक बेटर ऑप्शन होता। लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको ये लॉस एवर्जन का बिहेवियरल बायस आइडेंटिफाई करना है, और जहां भी आपकी लॉस की टेंडेंसी हो, आपको उससे डरना नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करने पे और अच्छे रिटर्न्स अर्न करने पे, रादर देन इस चीज के फेयर कि कहीं आपको लॉस ना हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में इस बुक में बात की गई है वो है प्राइस एंकरिंग। और प्राइस एंकरिंग का बेसिकली मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को उसके एब्सोल्यूट प्राइस पे एनालाइज ना करके एक रिलेटिव प्राइस पे एनालाइज करते हो, और उस रिलेटिव प्राइस को ही हम लोग एंकर प्राइस कहते हैं। और जब एज एन इन्वेस्टर आपका दिमाग ऐसे प्राइस एंकरिंग करने लगता है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन बन सकती है। लेट्स सी हाउ। लेट्स से आपने एक स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करे जिसका स्टॉक प्राइस 1000 रुपए था, और कुछ टाइम बाद एक फाइनेंशियल फ्रॉड की न्यूज आती है जिसके कारण उस स्टॉक का प्राइस 1000 से गिर के 600 रुपए हो गया है। लेकिन अभी भी आप उसको 600 पे सेल नहीं करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक एंकर प्राइस सेट है 1000 रुपए का, और आप वेट करोगे कि कब ये 600 रुपए बढ़ के 1000 रुपए होगा और तब मैं इसको बेचूंगा, मैं कोई लॉस नहीं उठाऊंगा। और यहाँ पे आपका लॉस एवर्जन वाला बायस भी इंस्टिंक्ट होता है। एंड देन लेट्स से कि ये 600 का स्टॉक कुछ टाइम के बाद 800 रुपीज पे ट्रेड करने लगा, और 800 के बाद एक और फाइनेंशियल फ्रॉड की न्यूज आई जिसके कारण इस स्टॉक का प्राइस गिर के 200 रुपए हो गया। बट अभी भी आप प्राइस एंकरिंग के कारण इसको सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब आपके दिमाग में एक नया एंकर सेट हो गया है विच इज 800 रुपीज। और अभी भी इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट एट 200 रुपीज एंड कटिंग योर लॉसेस, आप वेट करने लगोगे कि कब ये प्राइस 800 रुपए होगा और फिर मैं इसको सेल कर दूंगा। और यही रीजन बनता है कि क्यों काफी बार इन्वेस्टर्स लॉस मेकिंग स्टॉक्स को भी होल्ड करते रहते हैं और उन्हें लॉसेस होते रहते हैं। लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको कभी भी एक एंकर प्राइस सेट करके उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा अपने एनालिसिस और रिसर्च के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए कि करेंटली इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना एक अच्छा डिसीजन है या नहीं है। सो मूविंग ऑन, जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में इस बुक में बात की गई है वो है डिसीजन पैरालिसिस। और डिसीजन पैरालिसिस का बेसिकली मतलब होता है जब आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां पे आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको ऑप्शन ए चूज करना है, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, और इस सिचुएशन को हम लोग डिसीजन पैरालिसिस कहते हैं। और स्टॉक मार्केट में बहुत बार होता है कि इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स डिसीजन पैरालिसिस फेस करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमेशा नई इंफॉर्मेशन आती रहती है, प्राइसेस अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, स्टॉक खरीदना है या स्टॉक बेचना है, स्टॉक होल्ड करना है, ये डिसीजन लोग नहीं ले पाते, और उस टाइम पे उन्हें डिसीजन पैरालिसिस होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपने किसी स्टॉक का बहुत ज्यादा अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस करा और फिर आपने उसमें पैसे इन्वेस्ट करे, बट सडनली आप देख रहे हो कि उस स्टॉक का प्राइस गिरने लग गया और
कुछ रेप्यूटेड स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स ने उस स्टॉक को सेल करने का कॉल दिया है, लेकिन आपकी एनालिसिस के हिसाब से आपको वो स्टॉक खरीदना चाहिए, इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप उसमें इन्वेस्टेड रहो, अपने एनालिसिस पे भरोसा करो, या फिर उस गिरते हुए स्टॉक को रोकने के लिए उसको सेल करो? आप कंफ्यूज हो जाओगे और इसी सिचुएशन को हम लोग डिसीजन पैरालिसिस बोलेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू पराग परीख, हमें डिसीजन पैरालिसिस इसलिए होता है बिकॉज वी हैव द फियर ऑफ गोइंग रॉन्ग, और देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, और देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू विल लुक फूलिश, और यू आर अनविलिंग टू टेक रिस्क। और ऐसी सिचुएशन में फंसना जहां आपको डिसीजन पैरालिसिस हो, ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है। और ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए पराग परीख जी ने 2 सॉल्यूशंस भी दिए। पहला सोल्यूशन है नॉट टेकिंग अ डिसीजन एट ऑल। ऐसा हो सकता है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो और आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, बट आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि नॉट टेकिंग अ डिसीजन, नॉट मेकिंग अ मूव इज ऑल्सो अ डिसीजन। तो बहुत बार ऐसी सिचुएशन में कोई मूव ना लेना भी एक अच्छा डिसीजन होता है। एंड दूसरा सोल्यूशन है डेल कार्नेगी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना, जो कहते हैं कि जब भी आप किसी सिचुएशन में फंस जाओ तो आपको ये सोचना चाहिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। तो आप जब भी ऐसी सिचुएशन फंसोगे, आप सोचो कि वर्स्ट केस क्या हो सकता है। और जब आप यूजुअली ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करते हो, आपको रियलाइज होता है कि इतना भी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट हो नहीं सकता जितना हम सोच रहे थे, और उससे आप रिलीफ फील करते हो और आप एक बेटर जजमेंट ले पाते हो। So moving on, the fourth lesson from this book is avoiding sunk cost fallacy. And sunk cost fallacy का बेसिकली मतलब होता है कि जब आप किसी डिसीजन में इतने ज्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हो कि अगर आपका वो डिसीजन गलत भी साबित हो रहा हो, फिर भी आप अपने डिसीजन को चेंज नहीं करते, जस्ट बिकॉज आपने उसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज, टाइम या फिर पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। और यही चीज आपके साथ स्टॉक मार्केट में भी हो सकती है। हो सकता है कि आपने किसी स्टॉक को खरीदने से पहले बहुत ज्यादा रिसर्च करा, बहुत ज्यादा होमवर्क करा, और आपने उस स्टॉक को बहुत ज्यादा पैसे के साथ खरीद लिया, बट लेटर ऑन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि वो स्टॉक खरीदना शायद एक गलत डिसीजन था और आपको नहीं खरीदना चाहिए, और आपको स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। लेकिन संक कॉस्ट फैलेसी के कारण, क्योंकि आपने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, इतना ज्यादा रिसर्च लगाई है उस पर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इस केस में उस स्टॉक को सेल करना। और यही चीज आपको अवॉइड करनी है। इसी संक कॉस्ट फैलेसी वाले सिचुएशन को आपको अवॉइड करना है। लेकिन आप अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो आप कैसे बच सकते हो? सबसे पहले आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बारे में सोचना चाहिए। आप ये सोचो कि अगर आपने स्टॉक को भी बेच भी दिया तो क्या लॉन्ग टर्म में, आज से 10-15 साल के टाइम फ्रेम में कुछ बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा? और जब आप ऐसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचने लगते हो तो आप समझ पाते हो कि शायद से स्टॉक को बेच देना ही सही डिसीजन है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके डिसीजन सही ही निकलेगा। और दूसरी अच्छी स्ट्रैटेजी है एक क्लियर एग्जिट स्ट्रैटेजी रखना, कि जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करो, आपको पहले ही डिफाइन कर देना चाहिए कि अगर ये स्टॉक इस प्राइस तक गिरा, या फिर अगर कोई XYZ क्राइटेरिया मीट कर दिया स्टॉक ने, तो मैं स्टॉक को सेल कर दूंगा। अगर आप पहले से अपनी ऐसी एग्जिट स्ट्रैटेजीज को डिफाइन कर लेते हो तो आपको फिर उस स्टॉक से एग्जिट करने में भी आसानी होती है। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन जो कि हम हर बुक में सुनते हैं, वो है ऑलवेज इन्वेस्ट योर कैपिटल। एक एवरेज मिडिल क्लास में और एक वेल्दी इंसान में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि मिडिल क्लास इंसान अपना मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट कर देता है, और जो थोड़ा बहुत पैसा उनके पास बचता है उसको वो सेविंग्स की तरह ही रखते हैं। लेकिन वेल्दी इंसान अपना मैक्सिमम पैसा सेव भी करता है, और सेव करने के बाद उस पैसे को इन्वेस्ट भी करता है। और इस बुक में भी यही बताया गया है कि आप जितना भी पैसा कमाओ, मेक श्योर कि आप उसे इन्वेस्ट भी कर रहे हो। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, बहुत ज्यादा फेमस भी हो जाते हैं अपने पीक पे, लेकिन कुछ साल बाद उनके बैंकरप्सी की रिपोर्ट आती है और पता चलता है कि उनके पास तो पैसे ही नहीं बचे। और ये एग्जैक्टली वही लोग होते हैं जो पैसे तो कमा लेते हैं बट अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते, और इसीलिए वो कभी लॉन्ग टर्म में वेल्दी भी नहीं बनते। और आपको यही गलती अवॉइड करनी है। और गाइस, इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में भी आ चुके हैं, एंड दिस वाज आल्सो माय लास्ट वीडियो फॉर फिजडम्स चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक और फिजडम के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।